अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर बड़ा ही ख़ास किस्म का लेक्चर है। ख़ास इस सेंस में है कि मैं आपको क्लासरूम असेसमेंट का जो टॉपिक है वो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और क्लासरूम असेसमेंट में हमने बहुत कुछ पढ़ा, डिटेल से पढ़ा, समझ के पढ़ा। और अब मैंने ये किया है कि मेरे पास जितने भी पास्ट पेपर्स थे, उन पास्ट पेपर से मैंने तमाम क्वेश्चंस जो क्लासरूम असेसमेंट के क्वेश्चंस हो सकते थे, जो मुझे नज़र आए, जो मुझे मिले, वो तमाम क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए। और आज मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। यूं आपकी दोहराई भी हो जाएगी और आप देख लेंगे पेपर में किस किस्म के क्वेश्चंस आए इस टॉपिक में से। और आपको ये भी पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मैं साथ साथ वो बातें भी बताऊंगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिनसे आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको इस टॉपिक की समझ नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चंस गलत सॉल्व करेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल से 32 सवाल हैं जो आज आप देखने जा रहे हैं। बहुत से आपने देखे भी होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर और वक्त ज़ाया किए बगैर। दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यकीन जाने इतना लंबा लेक्चर हो गया, बीच में पता नहीं क्या हुआ और मेरा लेक्चर सारा ख़राब। और अब मैं दूसरी बार इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पहले भी तकरीबन 40-50 मिनट का रिकॉर्ड करके मैंने डिलीट किया। पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। आइटम्स रैंक एट द टॉप। Items rank at the top to assess the students more effectively are। तो वो कौन से टेस्ट आइटम्स हैं? टेस्ट आइटम्स मतलब टेस्ट के अंदर जो सवालात होते हैं, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, कंप्लीशन आइटम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको हम कहते हैं टेस्ट आइटम्स। टेस्ट के अंदर जो भी सवालात होते हैं उनको कहा जाता है टेस्ट आइटम्स। तो वो कौन से टेस्ट आइटम्स हैं जो टॉप पे आते हैं बच्चों की को असेस करने के लिए, बच्चों की जांच करने के लिए, बच्चों की पड़ताल करने के लिए सबसे बेहतरीन है? बच्चों को असेस करने के लिए सबसे ज़्यादा मुअस्सर कौन से सवालात होते हैं, कौन से टेस्ट आइटम्स होते हैं? तो इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ एमसीक्यूज। अब इसका आंसर एमसीक्यूज क्यों है? क्योंकि हमने अपने लेक्चर्स में बीएड की बुक्स के ज़रिए, ओपन यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक्स के ज़रिए हमने ये पढ़ा, हमने ये समझा कि एमसीक्यू ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। बाकायदा ये एमसीक्यू बाकायदा तौर पर कहाँ से आया? ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड की बुक से। वहाँ बाकायदा ये लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज आर मोर इफ़ेक्टिव। वो क्यों? एमसीक्यूज लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग और हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आप हर लेवल की लर्निंग चेक करने के लिए एमसीक्यूज बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। हर किस्म की लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए, एप्लीकेशन की सलाहियत मापने के लिए, सिंथेसिस की सलाहियत मापने के लिए, जो हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग हैं, एनालिसिस की सलाहियत बच्चों में है या नहीं, ये मैयर करनी हो, तो हर किस्म के जो लर्निंग लेवल्स हैं उनको मैयर करना हो तो एमसीक्यू बेस्ट है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एनटीएस का टेस्ट हो, कैट का टेस्ट हो, नेट का टेस्ट हो, एमडी कैट मेडिकल कॉलेज टेस्ट जो होता है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उनके लिए एमसीक्यू टेस्ट होता है। आप ई कैट देखें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो टेस्ट होता है, सैट देखें, इंटरनेशनल टेस्ट देखें, एमसीक्यू इज द बेस्ट। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। इफ हाई अचीवर्स इफ हाई अचीवर्स चूज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्टर्स। अब ये देखें, कंसेप्चुअल सवाल आ गया। हाई अचीवर जो हैं, हाई अचीवर वो एक डिस्ट्रैक्टर को चूज करते जा रहे हैं विद अबाउट सेम फ्रीक्वेंसी एज करेक्ट आंसर। यानी जो मेहनती, लायक और ज़हीन बच्चे हैं वो गलत जवाब को
बतौर सही जवाब, वो गलत जवाब को सही जवाब समझकर उसे टिक करते जा रहे हैं। तमाम गलत बच्चों ने सही जवाब समझकर गलत जवाब को टिक किया। तो इसे आप क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एमसीक्यू होता है, किसी भी एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ठीक होता है। जो ठीक ऑप्शन होता है उसे क्या कहते हैं? की, चाबी, की। और जो गलत ऑप्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गलत ऑप्शंस को हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स, तवज्जो हटाने वाले। ठीक है जी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? सही जवाब को, की को टिक करने के बजाय वो एक गलत जवाब को, डिस्ट्रैक्टर को सही समझकर टिक करते जा रहे हैं। तो देखा आपने, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं, आप फौरन जवाब तक पहुंच चुके होंगे कि सही जवाब को क्या कहते हैं? की, गलत जवाब को क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर। और बच्चे डिस्ट्रैक्टर को की समझ बैठे हैं। तो डिस्ट्रैक्टर को की समझ बैठे हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मिसकीइंग। बच्चे क्या कर रहे हैं? मिसकीइंग। गलत जवाब को, गलत ऑप्शन को वो की समझ बैठे हैं, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, या हो सकता है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते जुलते हों, तो वो गलत जवाब को की समझ बैठे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिसकीइंग, गलत की। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। एन असेसमेंट इज, खाली जगह, if it consistently achieves the same result with the same students। एक असेसमेंट है, एक टेस्ट है, और वो आप एक बार लेते हैं, दूसरी बार लेते हैं, तीसरी बार लेते हैं, और हर बार रिजल्ट सेम आता है। हर बार रिजल्ट सेम। तो आप क्या कहेंगे? आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप कहेंगे कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल है, काबिल एतमाद है। देखें, अगर एक मशीन है वो हर बार आपकी तवक्कुआत पे पूरी उतरती है, आपको हर बार सेम रिजल्ट देती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये मशीन रिलायबल है, काबिल एतमाद है, काबिल भरोसा है। तो इसी तरह एक टेस्ट है, वो आप मल्टीपल टाइम्स लेते हैं, कई बार लेते हैं बच्चों से, और हमेशा वो टेस्ट सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। तो आप क्या कहेंगे? कि ये टेस्ट रिलायबल है। इसे कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following is first step in test item construction? टेस्ट आइटम कहते हैं टेस्ट के सवाल, और कंस्ट्रक्शन कहते हैं बनाना। आप टेस्ट का सवाल बनाना चाहते हैं, आप टेस्ट के सवाल लिखने के लिए बैठे हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा टेस्ट के सवालों को लिखने के लिए? वो पहला स्टेप क्या है? वो पहला स्टेप है डिफाइनिंग द टेस्ट यूनिवर्स, ऑडियंस एंड पर्पस, मकसद। मैं बीएड की बुक्स पढ़ता रहता हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ता रहता हूँ। ये क्वेश्चन भी ओपन यूनिवर्सिटी की बुक में, अगर आप वहाँ पे एक टॉपिक देखें, टेस्ट आइटम डेवलपमेंट, टेस्ट आइटम कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे भी है पहला स्टेप पर्पस डिफाइन करना है। ये जो आप सवाल बनाना चाह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आप बच्चे की कौन सी एबिलिटी चेक करना चाहते हैं? आप बच्चे की कौन सी नॉलेज चेक करना चाहते हैं? आप बच्चे की एडिशन की नॉलेज चेक करना चाहते हैं? आप बच्चे की वर्ब की नॉलेज चेक करना चाहते हैं? वर्ब की एग्जाम की नॉलेज चेक करना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ है पर्पस। साथ ही टेस्ट यूनिवर्स से मुराद ये है कि ये टेस्ट कितने नंबरात का होगा, कितने वक्त का होगा, ये टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना, और ऑडियंस कौन सी होगी, किस लेवल के बच्चे होंगे। तो ये पहला स्टेप है। मैं सिर्फ सही ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने तवज्जो से बाकी ऑप्शंस को भी देखना है, कंपेयर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ असेसमेंट? इनमें से कौन सा असेसमेंट का, टेस्ट लेने का, जांच करने का तरीका नहीं है? तो वो है रोल कॉल, रोल नंबर बोलना। रोल कॉल से मुराद है
हाजिरी बोलना, बच्चों की सुबह अटेंडेंस लगाते हुए जब आप उनके रोल नंबर बोलते हैं, तो ये जो रोल नंबर आप बोल रहे हैं, ये जो रोल नंबर आप बोल रहे हैं, ये असेसमेंट तो नहीं है ना, ये बच्चों का कोई टेस्ट तो नहीं है ना, आप उनकी नॉलेज तो नहीं ना मेजर कर रहे, आप उनकी नॉलेज की जांच तो नहीं ना कर रहे। जी हाँ, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि सवाल काफ़ी सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप ऑफ क्लासरूम असेसमेंट? इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है क्लासरूम असेसमेंट का? टेस्ट लेते वक्त आप मुख्तलिफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, बच्चों को मॉनिटर करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, बहुत से काम करते हैं। तो कौन सा स्टेप नहीं है? वो है पेरेंटल मीटिंग। ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ये क्लासरूम असेसमेंट का, क्लासरूम में जो आप टेस्ट लेते हैं उसका हिस्सा नहीं है। हाँ, टेस्ट लेने के बाद आप वालिदैन को रिजल्ट दिखाएं पीटीएम में, तो वो एक अलग चीज़ है, वो असेसमेंट का हिस्सा नहीं है। क्लासरूम असेसमेंट यानी क्लास के अंदर जो आप टेस्ट ले रहे हैं, आजमाइश ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं है पेरेंटल मीटिंग। ठीक है जी, बहुत आसान सवाल। सेट, सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट। सेट, सेट किस किस्म की असेसमेंट है? तो सेट क्या है? ये अमेरिका जो है या यूरोप, मुझे सही पता नहीं है, मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए है सिर्फ। तो अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी में आप या किसी हायर डिग्री में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको सैट कहते हैं, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये आपकी एबिलिटी भी मेजर करता है और आपकी नॉलेज भी, यानी इससे पहले आप क्या कुछ सीख चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सम्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जिसमें आपकी नॉलेज, आपकी हासिल करदा नॉलेज कि आपने इतने अरसे में क्या क्या सीखा, अब आप आए कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, तो इससे पहले आपने क्या क्या कुछ सीखा। ठीक है, अगर चाहिए एबिलिटी टेस्ट है, लेकिन आपको पता है इसमें ग्रामर भी शामिल होती है, इसमें मैथमेटिक्स भी शामिल होती है, इसमें आपकी नॉलेज भी चेक की जाती है कि आप क्या चीज़ें, कौन सी नॉलेज हासिल कर चुके हैं, ये आपकी लर्निंग को चेक करती है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो ये सम्मेटिव असेसमेंट है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सम्मेटिव असेसमेंट, और मैंने अपने लेक्चर्स में भी और ये बीएड के बुक्स में भी और ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स में भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब देखें कौन सी परफॉर्मेंस असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट लेने के बहुत से तरीके हैं। आप नॉर्मल तरीका तो ये है, आप बच्चों की जांच करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप उनसे रिटन टेस्ट लें, लेकिन एक और तरीका है, बच्चों को परफॉर्म करना है, परफॉर्म करवाएं, बच्चे कुछ परफॉर्म करें, रियल लाइफ सिचुएशन में जाके रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें, परफॉर्म करके सॉल्व करें, अमल करके सॉल्व करें, तो उसे हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं। फर्ज करें आपने बच्चों को एरिया पढ़ाया कि एरिया क्या होता है, रकबा क्या होता है, एरिया कैसे मेजर किया जाता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि बच्चे एरिया के बारे में, एरिया का फार्मूला, एरिया को कैलकुलेट करना, ये सब कुछ सीख चुके हैं या नहीं। तो अब आप बच्चों से सवाल पूछते हैं कि बच्चों इस कमरे में, इस क्लासरूम में हमने कारपेट बिछानी है, तो बताओ इस कमरे में हमें कितनी कारपेट बिछानी पड़ेगी। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे समझ जाएंगे कारपेट बिछाने के लिए उन्हें कमरे का एरिया मालूम करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या लेंगे, मेजरिंग टेप लेंगे, सबसे पहले कमरे की लेंथ मेजर करेंगे प्रैक्टिकली, फिर मेजर करेंगे लेंथ और सॉरी विड्थ प्रैक्टिकली, और उनको मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे। सो यूं बच्चे परफॉर्म करके, उनकी परफॉर्मेंस से, उनके अमली मुजाहरे से आप उन्हें असेस कर लेते हैं, उनका जायजा ले लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है जी, तो स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ क्लासरूम इन ऑर्डर टू फिगर आउट हाउ मच कारपेट विल बी नीडेड। ठीक है, वही बात, कमरे का एरिया मालूम करें ताकि पता चले उसमें कितनी कारपेट जो है वो इस्तेमाल होगी। ये परफॉर्मेंस असेसमेंट है। ठीक है जी, हमेशा याद रखें, मैं बहुत बहुत बार बताता हूँ,
कि जो ये जो क्वेश्चन की स्टेम होती है, स्टेटमेंट होती है, इस पे गौर किया करें, इसमें हिंट होते हैं। जी हाँ, इसमें हिंट होते हैं। हिंट, वो हिंट हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग भी करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ, अब भी कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उस पर गौर ही नहीं करते और सीधा जवाब ढूंढने चले जाते हैं। स्टेटमेंट को बहुत ही आराम से पढ़ें, बहुत ही तवज्जो से पढ़ें, इतने आराम और तवज्जो से पढ़ें, और उसमें जो हिंट है, जो पॉइंट है, वो ढूंढें, और वो पॉइंट आपको सही जवाब तक पहुंचा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको कॉन्सेप्ट भी हो। कॉन्सेप्ट ही ना हो तो फिर जितने मर्जी हिंट ढूंढें, फंस जाएंगे। तो अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अब ये क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मेरा तो गला ही बैठ गया, दैट एलिसिट मोर क्रिटिकल आइडियाज। किस किस्म के सवाल हैं जो क्रिटिकल आइडियाज की डिमांड करते हैं। अब यहाँ पे जो हिंट है ना, वो है क्रिटिकल आइडियाज। फोकस किस पे करना है, क्रिटिकल आइडियाज, इंतहाई हसास किस्म के आइडियाज। तो वो किस किस्म के सवालात हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जो क्रिटिकल आइडियाज, हसास आइडियाज जनरेट करने में मदद करते हैं, वो किस किस्म के सवालात होते हैं। तो वो कौन से सवालात हैं। अमूमन लोग इसका जवाब लगाते हैं क्वेश्चंस डिमांडिंग ओपिनियन। ओपिनियन एक राय, वो क्रिटिकल आइडिया नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अमूमन बस आप पूछते हैं कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है, तो आपकी जो मेरे बारे में राय होगी वो हो सकता है क्रिटिकल ना हो, ठीक है। वो क्रिटिकल नहीं होगी, अमूमी सी होगी, भाई आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हामियां हैं, ऐसा है बस। तो ये सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉग्निटिव कहते हैं अकली, दिमाग, जहन। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं मसला, प्रॉब्लम, झगड़ा। तो ऐसे सवाल जो आपको अपने आप से लड़ा दें, ऐसे सवालात जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, ऐसे सवालात जो आपको अपनी ही नॉलेज का जायजा लेने पर मजबूर कर दें। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग, इतने हसास सवालात कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं और आप इंतहाई क्रिटिकल आइडिया जनरेट करें। यानी ऐसे सवाल जो आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर ज़र्ब लगा दें और आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई मैं तो ये बात जानता हूँ, लेकिन ये जो नई बात मुझे पता चली है, इसका मतलब है मैं इससे पहले बहुत ही गलत था। सो यूं एक क्रिटिकल आइडिया जनरेट होगा। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, आपके जहन में एक तजाद पैदा हो गया, आपके जहन में एक जंग जारी हो गई। तो सोक्रेटिक मेथड में ऐसा किया जाता है। सोक्रेटिक मेथड में टीचर, आपने पढ़ा है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड में टीचर बच्चों से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है कि बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएं और अपनी नॉलेज का जायजा लेने पर मजबूर हो जाएं, और फिर वो क्रिटिकली जायजा लें कि हमारे अंदर, हमारी नॉलेज में क्या खामियां हैं, हमें क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। सो ये क्रिटिकल आइडिया जनरेट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, मैं इससे पहले भी इस पे काफ़ी बात कर चुका हूँ। आइटम्स मस्ट बी वैलिडेटेड थ्रू। अब देखें, वैलिडिटी का कंसेप्ट आ गया जो हमने पढ़ा, तफसील से पढ़ा, वैलिडिटी। तो आपने जो क्वेश्चन बनाया, टेस्ट में आपने एक क्वेश्चन बनाया, वो क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है। इसका क्या मतलब है, यानी आपने क्वेश्चन जिस मकसद के लिए बनाया, क्या वो उस मकसद पर पूरा उतर रहा है या नहीं। फर्ज करें आपने एक क्वेश्चन बनाया ये चेक करने के लिए कि बच्चे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं। अब अगर वो क्वेश्चन ये चेक कर ले कि बच्चे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो हम कहेंगे ये वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जिस काम के लिए बनाया है ये वही काम कर रहा है। और अगर उस क्वेश्चन में, उस टेस्ट आइटम में
ये सलाहियत ही नहीं है कि वो एडिशन की सलाहियत को, नंबर्स को ऐड करने की काबिलियत को चेक कर सके, तो वो सवाल फजूल है ना, इनवैलिड है, ख़राब है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है, आगे भी आएगा। अब वैलिडिटी चेक कैसे की जाती है? अमूमन वैलिडिटी कैसे चेक की जाती है? एक्सपर्ट ओपिनियन से। आप वो सवाल एक एक्सपर्ट को दिखाएंगे, एक्सपर्ट उस सवाल को देखेगा और देख के बताएगा कि क्या ये सवाल वैलिड है या नहीं, क्या ये सवाल जिस काम के लिए बनाया गया है ये उस काम को करेगा या नहीं, क्या ये सवाल एडिशन की सलाहियत को चेक करेगा या नहीं। तो एक्सपर्ट बताएगा कि वैलिड है या इनवैलिड है। तो हमने ये पढ़ा, ठीक है जी, बाकायदा हमने पढ़ा। अच्छा, हाउ मच गेसिंग इज पॉसिबल इन एमसीक्यू हैविंग 3 अल्टरनेटिव। एक एमसीक्यू है, उसके 3 अल्टरनेटिव हैं, 3 ऑप्शंस हैं, तो कितने परसेंट चांस है तुक्के के, गैसिंग के, तुक्के के। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। 3 ऑप्शन है, 100 को 3 पे तकसीम कर दें, 33%। क्या जवाब आएगा? तुक्का लगने के चांस कितने? तुक्का लगने के चांस 33% है। और अगर सवाल के कितने ऑप्शंस हो? 4 ऑप्शंस हो, 4, ठीक है, तो 100 को 4 पे तकसीम करें तो कितने परसेंट चांसेस बनेंगे? 25%। अच्छा, एनटीएस में आपको कितने सवाल आएंगे पता है? 100 सवाल आएंगे। एनटीएस में आपने 100 एमसीक्यूज करने हैं। अगर आपको एक लफ्ज़ भी ना आता हो, एक लफ्ज़ भी ना, और सारे आप तुक्के लगाएं, तुक्के ज़रा सोच समझ के लगाएं, ठीक है, तो कितने परसेंट चांस है कि आपके कितने सवाल ठीक होने के चांस है? 25 सवाल ठीक होने के चांस हैं। देखा आपने? तो चलते हैं आगे। अच्छा, इन ऑर्डर टू गेट फाइनल एंड एक्यूरेट फीडबैक। अब देखें, स्टेटमेंट पे गौर करना है आपने। फाइनल एंड एक्यूरेट फीडबैक अबाउट ओवरऑल इम्पैक्ट टीचर शुड अडॉप्ट। असेसमेंट का कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे फाइनल फीडबैक हासिल करने के लिए, बच्चों के बारे में फाइनल राय कायम करने के लिए कि उन्होंने सीख लिया है या नहीं सीखा। तो ये कौन सी असेसमेंट है आपको मालूम है? ये सम्मेटिव असेसमेंट है। सम्मेटिव असेसमेंट में आपको पता है सम्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ की ली जाती है कि आपकी लर्निंग कितनी हो चुकी है, आपने इस पूरे अरसे में आपने कितना कुछ सीखा है, ओवरऑल आपने कितना कुछ सीखा है। ये होती है सम्मेटिव असेसमेंट। तो देखें क्वेश्चन में हिंट है कि फाइनल असेसमेंट और ओवरऑल असेसमेंट, कि बच्चे ने ओवरऑल क्या सीखा। अगर पढ़ाने के दौरान होती ना बात तो फिर ये होती फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर पढ़ाने के दौरान ही टेस्ट लेते आप तो वो होती फॉर्मेटिव। और आप पढ़ा चुके हैं, पूरा कोर्स पढ़ा चुके हैं, और कोर्स पढ़ाने के बाद फाइनल आप टेस्ट ले रहे हैं, फाइनल असेसमेंट ले रहे हैं, तो ये कौन सी है? सम्मेटिव। सम्मेटिव, जी हाँ। अब ये देखें, ये किसी ने सी लगाया हुआ, गलत है भाई, गलत है। पास पेपर्स पढ़ें, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट हासिल करें। पास पेपर्स पढ़ेंगे, इस तरह सी लिखा होगा तो आपका तो फिर गया ना। चले जी, आगे चलते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीडबैक ऑफ टीचिंग। आप एक टीचर हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी टीचिंग कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है असेसमेंट, टेस्ट। बच्चों से टेस्ट लें। आपने बच्चों को सबक पढ़ाया, सबक पढ़ाने के बाद आपने टेस्ट लिया, किसी को नहीं आया, इसका मतलब है आप में कुछ मसला ज़रूर है। किसी को भी नहीं आया, इसका मतलब है आपकी टीचिंग। तो ये फीडबैक मिल रहा है ना। आपने पढ़ा था असेसमेंट से बच्चों को भी फीडबैक मिलता है कि वो कैसा सीख रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, और टीचर को भी फीडबैक मिलता है। क्या फीडबैक मिलता है? क्या फीडबैक मिलता है कि उसकी टीचिंग कैसी है, उसकी टीचिंग में खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं। तो फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। फिर आगे चलते हैं।
मेरा तो गला ही आज बैठता जा रहा है। टेक्निक यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब देखें हिंट, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के दौरान अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, बच्चों से टेस्ट ले रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपसे कोई 2-4 सवाल करना शुरू कर दूं, ये चेक करने के लिए कि क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं या नहीं। तो ये कौन सी इवैल्यूएशन, कौन सी असेसमेंट होगी बताएं? ये होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट, तश्कीली जायजा, फॉर्मेटिव। ठीक है जी। पढ़ाने के दौरान ही, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के दौरान ही, देखा आपने। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सर्टिफाई मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखें कौन सी असेसमेंट आप इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि बच्चों के हमने मकासद सारे के सारे हासिल कर लिए हैं या नहीं, मकासद का हसूल मुमकिन हुआ है या नहीं, बच्चों ने सब कुछ सीख लिया है या नहीं। ये कौन सी असेसमेंट है? मास्टरी। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव। देखा आपने? ओ सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, देखा, ये मैंने जल्दी में, सम्मेटिव असेसमेंट, मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपने तमाम सिलेबस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर लिए, आपने पढ़ाने के तमाम मकासद को अबूर कर लिया है, मास्टर बन गए हैं आप उस कंटेंट के, उसके मकासद के, सब मकासद हासिल हो गए। तो ये कौन सी है? ये है सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। तो अब आप देखें, टेस्ट दैट आर डिजाइन टू मेजर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द एम्पल टाइम कंडीशन। भाई वो कौन सा टेस्ट है जिसमें हम देखेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस, कि बच्चा किस लेवल की परफॉर्मेंस देगा। और यहाँ देखें जो हिंट है, जो पॉइंट है, वो है एम्पल टाइम कंडीशंस। बहुत से लोग ये समझते हैं एम्पल टाइम कंडीशन का मतलब है थोड़े से वक्त में। नहीं नहीं नहीं, एम्पल का मतलब है खुला वक्त है। आपने बच्चों को खुला वक्त दिया परफॉर्म करने के लिए कि भाई अपना बेस्ट दो, अपनी पूरा पोटेंशियल दिखाओ। टाइम का मसला नहीं है, टाइम जितना मर्जी ले लो। आप किसी को कहते हैं ना भाई क़यामत तक टाइम है तुम्हारे पास, ये जो तुम कह रहे हो करके दिखाओ। असल में आप अगले बंदे की क्या चेक कर रहे होते हैं? पावर। एक बंदा आपको कहता है भाई मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो आप कहते हैं जा भाई जा, क़यामत तक टाइम है तुम्हारे पास, करके दिखाओ। आप उसको ललकार रहे हैं, आप उसकी पावर चेक कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल मैंने दी समझाने के लिए। तो ये पावर टेस्ट होगा। क्या है? पावर टेस्ट। आप बच्चे को खुला टाइम देते हैं, उसे कहते हैं भाई फुल परफॉर्मेंस, फुल पोटेंशियल अपना दिखाओ, दिखा सकते हो तो पावर टेस्ट। हाँ, अगर यहाँ स्ट्रिक्ट एम्पल की बजाय स्ट्रिक्ट होता, यानी स्ट्रिक्ट टाइम कंडीशन, बहुत थोड़े टाइम में बच्चे को कहते हैं भाई परफॉर्म करो, लेकिन टाइम आप बहुत थोड़ा देते हैं, तेजी तेजी से सवाल आ रहे हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि बच्चा कम वक्त में कितना ज्यादा हल कर सकता है, कितने ज्यादा सवालों के जवाब दे सकता है कम वक्त में। तो ये फिर होता है स्पीड टेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है? पावर टेस्ट। समझ आई है जी? चले चले जी, चले चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन टेस्ट प्लानिंग। आप बच्चों से एक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो टेस्ट की प्लानिंग में कौन सी चीज शामिल नहीं है, कौन सा स्टेप शामिल नहीं है? तो आपने बाकी ऑप्शन देख लेने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स के ऑब्जेक्टिव बनाना। भाई कोर्स के ऑब्जेक्टिव, कोर्स के मकासद का की तश्कील, इसका टेस्ट की प्लानिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जब आप टेस्ट डिजाइन करेंगे, टेस्ट प्लान करेंगे, तो टेस्ट के मकासद का तयन करेंगे, कोर्स के मकासद का तयन नहीं करेंगे। कोर्स के मकासद का तयन टेस्ट में नहीं आता। देखा आपने? जी हाँ। अब आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चन है भाई, बस आप बने रहें, आपको फायदा ही फायदा होगा।
और हो सकता है इन्हीं में से, क्योंकि टॉपिक तो यही है, बुक तो यही है, बहुत सी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आ गया जी, आइटम डिफिकल्टी लेवल या आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स। द टेस्ट आइटम हैविंग एन आइटम डिफिकल्टी लेवल ग्रेटर देन 0.95 में बी। आपको मैंने बताया था कि जो आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, आइटम डिफिकल्टी लेवल, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि इस सवाल को कितने बच्चों ने सही किया। इस सवाल को कितने बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और ये देखें, ये आ गया 0.95, ऑलमोस्ट 1। तो एक सवाल है जिसका डिफिकल्टी लेवल कितना है? मैक्सिमम 1 के करीब है, 0.95। इसका मतलब है ज्यादातर बच्चों ने उस सवाल का सही जवाब दिया। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने उसका सही जवाब दिया। तो बताएं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? भाई वो बहुत ही आसान होगा। अक्सर लोग डिफिकल्टी इंडेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफिकल्टी इंडेक्स में ये सोचते हैं कि बड़ी वैल्यू का मतलब है सवाल बहुत मुश्किल है, छोटी वैल्यू का मतलब है सवाल बहुत आसान है। नहीं, बड़ी वैल्यू का मतलब है कि ज्यादातर बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिया। 95%, 0.95 का मतलब है 95% बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। भाई 95% बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है, तो फिर ये आसान हुआ, इजी हुआ। ये पूरा लेक्चर मैंने दिया। फिर अब आगे देखें, एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू फोरकास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल रेफर्स टू। एक टेस्ट में ये सलाहियत हो कि वो एक बंदे की फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस होगी, फ्यूचर की कारकर्दगी होगी, मुस्तकबिल की कारकर्दगी होगी, उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सके। तो इसमें इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कि इस टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। ठीक है, इस टेस्ट में सही सही प्रिडिक्ट करने की सलाहियत है। ये टेस्ट हमें बता सकता है कि बंदा फ्यूचर में क्या कारकर्दगी दिखाएगा। ठीक है जी, ये है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो उम्मीद करता हूं बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अब फिर आ गया दैट आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स अगर 60 के इक्वल हो। अब पीछे आपने सवाल देखा, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स 0.95 था। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शन में अगर उसे लिखें तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 तक। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.56, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, यानी 0.1, सॉरी 0.10 कह रहा हूँ, यानी 1, 0 to 1। और अगर परसेंटेज में लिखें तो 1 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ना, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 60। अगर पॉइंट्स में लिखें तो 0.6। अब देखें, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू क्या आई है? 60। तो इसका मतलब है 100 में से 60 बच्चों ने सही जवाब दिया है और 40 बच्चों ने गलत जवाब दिया है। तो क्या होगा? आइटम वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट। ना तो बहुत मुश्किल है कि किसी ने भी नहीं किया, ना बहुत आसान है कि सबने कर लिया। मॉडरेटली डिफिकल्ट है, मॉडरेटली। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो इनको ज़रूर देखें। ठीक है जी, अभी अजान होने लगी है तो मैं लेक्चर को यहाँ रोकूंगा, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैंने लेक्चर रोका, क्योंकि ये वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये सवाल देखते हैं, ये सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड ऑफ SLOs, सिलेबस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सिलेबस पढ़ाने के मकासद हैं वो हासिल हुए या नहीं, आप टेस्ट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं कि जो पढ़ाने के मकासद हैं वो हासिल हुए या नहीं। अब दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट असेसमेंट, यानी आप बच्चों से डायरेक्ट सवाल पूछें, डायरेक्ट टेस्ट ले लें, और रिटन टेस्ट जिनका सबूत हो, या फिर ये होता है इनडायरेक्ट असेसमेंट। इनडायरेक्ट असेसमेंट क्या होती है? जिसमें आपके पास कोई रिटन सबूत नहीं होता टेस्ट का, मेजरमेंट का,
या आपके पास जो है वो ग्रेडिंग करने के लिए कुछ भी नहीं होता, या आपके पास जो है जिसे हम कह सकते हैं कि रिटन फॉर्म में आप वो टेस्ट नहीं लेते, ठीक है, बाकायदा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में टेस्ट नहीं लेते, बाकायदा एक एविडेंस की फॉर्म में टेस्ट नहीं लेते कि जिसे चेक किया जा सके, जिसे इवेलुएट किया जा सके, जिसकी नंबरिंग की जा सके, जिसकी ग्रेडिंग की जा सके। मतलब मैं आपसे एक रिटन टेस्ट लेता हूँ तो वो डायरेक्ट असेसमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे इंटरव्यू लेता हूँ, मैं इंटरव्यू सा लेता हूँ बिठा के, छोटा मोटा इंटरव्यू, तो वो इनडायरेक्ट असेसमेंट हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इसका जवाब है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू में आपको पढ़ा चुका हूँ इंटरव्यू की टाइप्स में। जब एक बंदा स्कूल छोड़ रहा है, एक बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, तो आप उससे स्कूल छोड़ने की वजूहात बिठा के पूछते हैं, तो ये इनडायरेक्ट असेसमेंट हो गई ना, इनडायरेक्ट असेसमेंट। या एक बंदा कंपनी छोड़ रहा है तो बॉस जो होता है वो उसको बिठा के पूछता है, भाई क्यों छोड़ रहे हो, वजह क्या है, क्या खामी है, तनख्वाह कम है। तो ये इनडायरेक्ट असेसमेंट है, बाकी जो है वो डायरेक्ट असेसमेंट है, ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ मिस्टेक्स इन एजुकेशनल मेजरमेंट। तो एजुकेशनल मेजरमेंट में सोर्स ऑफ सॉरी टेस्ट वगैरह जो आप लेते हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट जो आप करते हैं, बच्चों की पैमाइश करते हैं, बच्चों की लर्निंग को जांचने के लिए जो आप टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसमें एरर, उसमें खराबी, उसमें गलती जो है वो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसका सही जवाब है टूल्स यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट। जो आप टेस्ट ले रहे हैं वो हो सकता है टेस्ट सही तरह डेवलप ना हुआ हो, वो वैलिड ना हो, वो रिलायबल ना हो सकता है टेस्ट जो आपने बनाया है उसमें कोई ख़राबी हो, उसमें जो क्वेश्चंस आपने डाले हैं वो वैलिड नहीं है, यानी वो जिस एबिलिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है टेस्ट, वो उस एबिलिटी को मेजर ही नहीं कर रहा। सो अमूमन कॉमन जो एरर होती है वो टूल्स यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट के बच्चों का जायज़ा लेने के लिए, बच्चों के से टेस्ट लेने के लिए जो आपने क्वेश्चन डेवलप किए, वो हो सकता है क्वेश्चन रिलायबल ना हो, वो हो सकता है क्वेश्चन वैलिड ना हो, वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो उस काम को सर अंजाम ही ना दे रहे हो, या डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत लो हो गया। डिफ़िकल्टी लेवल लो होने की वजह से हर जो नालायक बच्चा उसने भी गैस कर लिया। तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो अमूमन टूल्स की वजह से आती हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आइटम इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस इन एक्सप्रेशन। भाई वो कौन से सवालात होते हैं जो एक्सप्रेशन यानी अपने आप का इजहार, अपने ओपिनियन का इजहार, अपनी नॉलेज के इजहार के लिए बेहतर हैं, तफसीली इजहार के लिए, तफसीली इजहार के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, जिनमें आप अपनी नॉलेज एक्सप्रेस कर सकते हैं। एमसीक्यू में हम सिर्फ अब जवाब का निशान लगाते हैं, टिक लगाते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते। तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, सबको पता है, ऐसे टाइप। ऐसे टाइप में आपको आज़ादी होती है जिसमें आप अपनी नॉलेज, अपना ओपिनियन, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी एनालिसिस की सलाहियत सब कुछ लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखा आपने, चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन आ गया, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स टू असेस क्वालिटी ऑफ दोज आइटम्स एज अ होल। भाई आपने एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट के जो आइटम्स हैं उनकी आप क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टेस्ट के सवालात की क्वालिटी चेक करना, इसे कहते हैं आइटम एनालिसिस। क्या कहते हैं, आइटम एनालिसिस। आइटम यानी सवालात का तज्जिया करना, आपके सवाल, उनका डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्या आपके सवाल में नालायक और लायक बच्चों में फ़र्क करने की सलाहियत है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इसे कहते हैं। डिफ़िकल्टी इंडेक्स कहते हैं सवाल कितना मुश्किल है, कितना आसान है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स किसे कहते हैं कि आपका सवाल लायक और नालायक बच्चों में फ़र्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो इस तरह सवालात का जायज़ा लेना, उनकी क्वालिटी चेक करना, इसे क्या कहते हैं? इसे आइटम एनालिसिस कहते हैं। जी हाँ। तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टूल दैट इट मेजर्स व्हाट इट इज डिजाइन टू मेजर। ठीक है, एक टेस्ट जिस काम के लिए बनाया जाए, अगर वो उसी काम को करे तो इसे क्या कहते हैं? इस सलाहियत को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इसे वैलिडिटी कहते हैं। ये मैंने पीछे बयान किया, मेरा पूरा लेक्चर आपने देखा होगा कि एक टेस्ट जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, जिस मेजरमेंट के लिए आपने बनाया, वो अगर वही काम करे, वही मेजरमेंट करे, वही मकसद पूरा करे, तो फिर ये एक वैलिड टेस्ट है। और अगर टेस्ट जिस मेजरमेंट के लिए, जिस पैमाइश के लिए, जिस मकसद के लिए बनाया है, वो उसे पूरा ही ना करे, तो बताएं वो क्या होगा? वो इनवैलिड होगा। देखा आपने? चलते हैं आगे। अच्छा, टू डिटरमिन द स्टूडेंट्स लेवल एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर्स यूजेस। ठीक है, अब यहां पे देखें, जो टीचर है वो क्या कर रहा है? अब बच्चों का लेवल मालूम करना चाहता है एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहां पे देखें, यहां पे आंसर लगाया हुआ किसी ने ए यानी प्लेसमेंट असेसमेंट, जबकि ये सही नहीं है। अब आप देखें, यहां लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हिंट है, ये बहुत बड़ा हिंट है। टीचर पढ़ाने जा रहा है, लेकिन पढ़ाने से पहले वो बच्चों का जायजा लेता है, बच्चों के लेवल का, बच्चों के नॉलेज का, बच्चों के इल्म का जायजा लेता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ताकि पता चले कि बच्चा कितना जानता है। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पहले से कितना जानता है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस जगह उसे मसला है, किस टॉपिक में उसे प्रॉब्लम है। इसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट असेसमेंट यानी एक बच्चा किसी हायर क्लास में दाखिला लेना चाहता है, तो उस दाखिला लेने से पहले आप टेस्ट लें उससे, दाखिला लेने से पहले, और चेक करें कि बच्चे का लेवल क्या है। तो वो होगी प्लेसमेंट असेसमेंट, यानी बच्चे को किसी अपर लेवल में प्लेस करने के लिए जो आप असेसमेंट लेंगे, अगली क्लास में भेजने के लिए जो असेसमेंट लेंगे, कॉलेज में दाखिले के लिए आप जो असेसमेंट लेंगे, ठीक है, तो उसे आप प्लेसमेंट असेसमेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ जो पॉइंट है वो बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने पढ़ा है कोर्स में भी, बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाना आपने शुरू किया और शुरू में ही आपने बच्चों का जायजा लिया, जिसे हम कहते हैं ना साबका मालूमात का जायजा, कि बच्चा पहले से क्या जानता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहेंगे। ठीक है जी। आगे देखें, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द टूल दैट इट मेजर्स व्हाट इट इज डिजाइन टू मेजर। ये हो चुका है वैलिडिटी, कि एक टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है, जिस खसूसियत को मापने के लिए बनाया गया है, अगर वो उसी खसूसियत को माप लेता है, आपने एडिशन की सलाहियत नापने के लिए टेस्ट बनाया और वो टेस्ट एडिशन की सलाहियत को सही सही नाप लेता है, तो वो वैलिड है। ठीक है जी। अब देखें, ये आ गया क्वेश्चन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स of a particular district want to find out how well their district is achieving standards set by government. What sort of test should be used for this purpose? अब इसमें देखें कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी जो डीओ साहिबान हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं एजुकेशन के, वो ही चेक करना चाहते हैं कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो तालीमी लिहाज से एक ख़ास क्राइटेरिया पे, एक ख़ास स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है या नहीं। एक ख़ास स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया, एक ख़ास क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया, क्या उस क्राइटेरिया पे हमारे डिस्ट्रिक्ट की तालीम पूरी उतरती है या नहीं। तो वो एक टेस्ट लेते हैं। किस किस्म का टेस्ट होगा? तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा। इस पे भी मैंने लेक्चर दिया। क्राइटेरियन
क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, आप टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के रिजल्ट को एक खास क्राइटेरिया से मैच करते हैं कि क्या ये जो टेस्ट के रिजल्ट हैं इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर क्राइटेरिया ये है कि 60% बच्चे पास होने चाहिए, तो आप टेस्ट लेते हैं और 60% बच्चे पास हो जाते हैं, तो आपका टेस्ट क्राइटेरियन रेफरेंस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया पे पूरे उतर, आपने टेस्ट के रिजल्ट को क्राइटेरिया से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। इसे हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। ठीक है जी। एक टेस्ट कब वैलिड होता है, एक टेस्ट कब वैलिड होता है, जो मैं बता चुका हूं। मैयर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मैयर्स, जिस काम को मैयर करने के लिए, जिस सलाहियत को मैयर करने के लिए टेस्ट आपने बनाया है, अगर वो सलाहियत को मैयर कर लेता है तो वो वैलिड है, और अगर नहीं मैयर करता तो वो वैलिड नहीं होगा। तो वीडियो हमारी बड़ी लंबी होती जा रही है, मेरे ख्याल में बस 1-2 क्वेश्चन रह गए। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू में जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सही ऑप्शन को की कहते हैं और गलत ऑप्शन को डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। और ये रहा जी आखिरी सवाल, मेरा तो गला खुश्क हो गया। वाइल टीचिंग द असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू, पढ़ाते वक्त, अब देखें हिंट बड़ी चीज होती है, करीना, हम उर्दू में इसको करीना कहते हैं कि सवाल में करीना होता है, सवाल में कराइन और शवाहिद होते हैं जो आपको बताते हैं कि सही जवाब क्या है। वाइल टीचिंग, पढ़ाने के दौरान, तदरीस के दौरान जब आप असेसमेंट करें, पढ़ाते पढ़ाते आप 2-4 सवाल बच्चों से पूछें, ये चेक करने के लिए बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो ये कौन सी असेसमेंट है? फॉर्मेटिव। अच्छा, पढ़ाने के दौरान असेसमेंट आप क्यों लेते हैं? पढ़ाने के दौरान ही आप असेसमेंट लें तो क्यों लेते हैं? ताकि आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपने पढ़ाने को एडजस्ट कर सकें। तो जो पढ़ाने के दौरान ही आपने बच्चों से सवाल पूछे और सवाल पूछने के बाद पता चला बच्चों को कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब है आपको अब अपना तरीका, अपनी इंस्ट्रक्शन उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। पढ़ाने के दौरान, देखा करीना मौजूद है, यहाँ किसी ने जवाब लगाया हुआ है जी डी, तो कंसेप्ट ना हो, समझ ना हो। आपने देखा इस पूरे लेक्चर में अगर आप देखें तो बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और छोटे छोटे हिंट पे अगर आपने गौर नहीं किया तो आप मार खा जाएंगे। लेकिन हिंट पे गौर कब होगा? जब आपको कंसेप्ट भी हो। तो मेरे कोर्स और मेरी वीडियोस और मेरे लेक्चर्स का यही मकसद है कि आपको कंसेप्ट दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों ने आज इंजॉय भी किया होगा और इतने ज़्यादा सवाल आपने देखे भी नहीं होंगे एक ही टॉपिक पे और विद एक्सप्लेनेशन। आप सोचें कि 48 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मेरा गला खुश्क हो चुका है। इससे पहले मैं एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और तकरीबन 40 मिनट की वो भी रिकॉर्ड हुई, फिर वो मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बाज़ औक़ात मेरी बेटियाँ आ जाती हैं और बाज़ औक़ात कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये वीडियो अभी दोबारा रिकॉर्ड करते हुए भी कुछ 10 बार मुझे रोकनी पड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। और ये रही ब्रेन्स एकेडमी का चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें लोगों के साथ, लोगों को फ़ायदा हो, भला हो। तो अगर कोई अपना भला चाहता है, ठीक है, अगर आप अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला करना सीखें, ये सबसे बड़ा गुर है कामयाबी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आज का ये लेक्चर जो है वो अहम था, इम्पॉर्टेंट था और आपको इससे फ़ायदा होगा। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ, जो भी मेरे साथ आखिर तक बना रहा, इस वक्त तक बना रहा, सबका शुक्रिया। आपने मुझे बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया आप सबका।